मूंग की उन्नत खेती। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जब आप करते हैं तो किस प्रकार आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका जो सही समय है 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य आप मूंग की खेती कर सकते हैं। गेहूं कटाई के बाद भी आप ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई कर सकते हैं। जब भी आप खेती कर रहे हैं सर्वोत्तम किस्मों का आपको चुनाव करना है। बेस्ट क्वालिटी की उपज और दाने में चमक हो, शाइनिंग हो, अच्छा उत्पादन हो, तो इन किस्मों को आप अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीने पर इन किस्मों की बुआई कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 पर हमने जो रखी है IPM 205-7 है, जिसे विराट के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 पर जो हमने किस्म रखी है PDM 139, जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं। नंबर 3 IPM 410-3, जिसे शिखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन किस्मों को भी आप लगा सकते IPM 512, जिसे सूर्या के नाम से जाना जाता है। MH 1142 मूंग को भी आप लगा सकते हैं। यह 4-5 किस्मों के बारे में बात करी। इनकी उपज क्षमता बहुत ही अच्छी है। रोग बीमारी का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही कम आता है। रोग बीमारी पीला मोज़ेक वायरस के प्रति काफ़ी हद तक सहनशील है। बाकी अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। जो अभी न्यू रिलीज हुई है उसको भी आप लगा सकते हैं। इन किस्मों की जो दाना है ना, छिलका, उसकी चमक बहुत अच्छी शाइनिंग देखने के लिए मिलती है, तो इन किस्मों का आपको चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज, यानी बुआई के समय हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो बुआई के समय प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे उपज बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, साइज शेप के साथ साथ दाने में स्वाद, टेस्ट भी बढ़ने वाला है और पैदावार बढ़ाने के लिए बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद आपको लेना है लगभग 50 किलोग्राम। DAP खाद आपको लेना है 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम, और इसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है लगभग 3 किलोग्राम। यदि गेहूं की पराली है या फिर दीमक की समस्या हो सकती है तो इसके लिए इमीडाक्लोप्रिड 0.3% GR फॉर्म में जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आती है, इसको दोस्तों आपको लेना है लगभग 4 किलोग्राम। 1 एकड़ में इन सभी को मिक्स करना है। गोबर की खाद है तो 1 से 2 ट्रॉली इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि भूमि उपजाऊ है तो फिर SSP की मात्रा 50% कम भी आप कर सकते हैं। लेकिन भूमि में थोड़ी सी एकदम उर्वरक क्षमता थोड़ा कम है तो फिर जो चाहो तो आप ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें, चाहे सरसों की खली है या फिर गोबर खाद इनका प्रयोग करें, और रासायनिक को भी आप संतुलित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी, 1 एकड़ में कितनी सीड्स की बुआई करनी चाहिए और साथ ही डिस्टेंस, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी, खेत की तैयारी अच्छे से करेंगे, पराली को एकदम कंपोस्ट कर लेंगे या फिर ठीक तरीके से रोटावेटर से, कल्टीवेटर से ठीक तरीके से फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। एकदम साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्रीष्मकालीन पर आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिंचाई के साधन थोड़ा सा अच्छे होना चाहिए, क्योंकि लगभग 7 से लेकर 10 दिनों के अंतराल पर हमको सिंचाई करनी पड़ती है। 5 सिंचाई, 4 सिंचाई, कहीं कहीं पर 3 सिंचाई पर भी मूंग की फसल आ जाती है। और यह जो क्रॉप है लगभग 50 से लेकर 60 दिन के आसपास की मूंग की फसल मानी जाती है। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम, 6 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली 1 एकड़ में 7 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी चाहिए। बीज उपचार आप जरूर कर लीजिए। बीज उपचार करने से विल्ट की समस्या नहीं आती है। मोज़ेक वायरस में भी काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलता है। तो इसके लिए पाराक्लोस्ट्रोबिन और थायोफेनेट मिथाइल का जो कॉम्बिनेशन आता है, चाहो तो आप BASF कंपनी की जेलोरा फंगीसाइड का इस्तेमाल करें या फिर बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्सटेंड जो फंगीसाइड आती, इनमें से कोई भी 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से बीजों को उपचार करेंगे तो जर्मिनेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। अब आप बुआई कर रहे हैं तो सूखे खेतों में बुआई कर सकते हैं और पलेवा करके भी बुआई कर सकते हैं। सूखे खेतों में भी आप आसानी से बुआई कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू आपको सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस, कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 10 से 12 इंच रखनी चाहिए। लगभग 10 से 12 इंच सफिशिएंट है। इस हिसाब से इस डिस्टेंस को आप
मेंटेन करेंगे तो जो फलियों की संख्या है, पौधे में वायु संचारण अच्छे से हो पाएगा और पौधा अपनी जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो बहुत ही शानदार लेने वाला है। तो इस हिसाब से आपको इन बातों को फॉलो करना है। अब बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल। आपने देखा होगा कि मूंग की फसल पर खरपतवार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। मूंग की फसल में एकदम साफ़ सफाई बनाए रखना है। यदि मज़दूर उपलब्ध हैं तो निराई गुड़ाई करनी चाहिए, निराई से खरपतवार को बाहर निकालना चाहिए। इसके अलावा यदि मज़दूर उपलब्ध नहीं हैं या फिर देसी यंत्र कुल्पा यदि आप नहीं चला पा रहे हैं तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं। पहले आपको बुआई करनी है, उसके बाद एक दवाई आती है जो खरपतवार नाशक प्री इमरजेंट हार्बिसाइड, बुआई के बाद आपको स्प्रे करना है, यानी सिंचाई से जस्ट पहले आपको काम करना है कि BASF कंपनी की बेलर 32 खरपतवार नाशक आती है, बेस्ट रिजल्ट हैं। 1 एकड़ में आपको 1 लीटर से लेकर 1200 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करना चाहिए, फिर उसके बाद और पर्याप्त मात्रा पर आपको पानी लेना है जब दवाई का आप स्प्रेइंग कर रहे हैं। इससे रिजल्ट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मूंग की फसल पर लगने वाली बीमारी और उनका इलाज उपाय। सबसे पहले बात करते हैं हमारी मूंग की फसल पर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो स्टार्टिंग पर तो हल्की फुल्की समस्याएं आती हैं, जैसे एफिड्स की समस्या आती है, जैसिड की समस्या आती है, माहू की समस्या आती है। इसके अलावा भुनगी के साथ साथ सफ़ेद मक्खी की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है मूंग की फसल। इसके अलावा इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, चाहे सेमी लूपर्स हो या फिर फलियों खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और साथ ही मोज़ेक वायरस है, फंगस है, पाउडर मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यूड है, और भी कई समस्याएं आती हैं, जैसे फल फूल ड्रॉपनेस हो रहे हैं और तमाम प्रकार की जो समस्याएं आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। यह समस्याएं को यदि हम समय रहते कंट्रोल नहीं करेंगे, इनका इलाज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी उपज काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। तो बीमारी तो आप डिस्प्ले पर देख ही रहे हैं, इनका इलाज उपाय बीमारी को कंट्रोल आप कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों फल फूल की संख्या में वृद्धि और फलियों की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृद्धि करना चाहते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो इन स्प्रेइंग को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे जब आपकी मूंग की फसल बुआई से 15 दिन के आसपास की होती है तो 15 दिन में यदि पर्याप्त सिंचाई करेंगे तो काफ़ी बढ़िया से हमारी फसल चाल पकड़ लेती है। 15 दिन में हल्के फुल्के कीट फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि जैसे बायर की एंट्राकॉल, अब ज़रूरी नहीं कि एंट्राकॉल ही आप लें, बल्कि जिस कंपनी में जिस प्रोडक्ट में आपको प्रोपिनेफ 70% WP फंगीसाइड मिल जाए उसको आपको लेना है 40 ग्राम, और इसके साथ UPL की लांसर गोल्ड। अब लांसर गोल्ड में एसीफेट और इमीडाक्लोरपिड का कॉम्बिनेशन है, इसको आपको लेना है 40 ग्राम। 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। कोशिश करिए कि हर बार सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करेंगे ना, भले बरसात ना हो तो इससे जो पत्ता है ना, लीफ, कुछ इस प्रकार आप देख रहे हैं वीडियो पर, इस प्रकार पर्याप्त मात्रा पर प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। दवाई अच्छे से चिपक जाती है और लंबे समय तक चिपके रहने के कारण उसका रिजल्ट भी हमको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा सेकंड जो स्प्रेइंग है, हमारी मूंग की फसल पर प्रॉपर स्प्रेइंग शेड्यूल चलाएंगे, सिंचाई करेंगे, खाद देंगे तो बहुत कम समय पर मात्र 55 से 60 दिन 62 दिन में यह फसल आसानी तैयार हो जाती है। आपके पास सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं और गेहूं कटाई के बाद खेत को खाली मत छोड़िए, मूंग की खेती करिए। मूंग की खेती आप कर सकते हैं, मूंग की फसल में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तरबूज की खेती आप कर सकते हैं, भिंडी को आप लगा सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मूंग की खेती आप कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे सेकंड स्प्रे, तो सेकंड स्प्रे पर एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG जैसे प्रोक्लेम आता है, फिर अलग अलग कंपनी का एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में आता है, 10 ग्राम आपको लेना है। और इसके साथ एक टॉनिक लेना है, जैसे अदामा इंडिया कंपनी की फ्लम्ब्रेज टॉनिक आती है, इसमें अमीनो एसिड भी है और वह संपूर्ण आहार हैं जो हमारी फसल की वृद्धि में, फल फूल की संख्या बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। 20 से 25 ml आपको फ्लम्ब्रेज टॉनिक लेना है और इसके साथ थायोफेनेट मिथाइल रोकोफंगिसाइड 40 ग्राम। इन तीनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड स्प्रे है 45 से 50 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है, तो अदामा इंडिया कंपनी की आपको एक दवाई लेना है जो फ्लेथोरा के नाम से आती है। इसको आपको लेना है 30 से
35 ml 30 ml सफिशेंट है। और इसके साथ आपको एक फंगीसाइड, स्वाधीन फंगीसाइड, इसमें टेबुकनजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, जो हमारी फली पर, पापड़ी या फिर जो सफ़ेद फंगस लगता है ना, और कई प्रकार की बीमारी आती हैं। क्योंकि एक तो आपको पता ही है कि मूंग की फसल में सल्फर का बहुत ज़्यादा योगदान है। यदि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रहा है तो सल्फर का प्रयोग करने से देखिए रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। सल्फर पौधे को हरी भरी रखती है और साथ ही हमारी फसल पर टेस्ट, स्वाद को, प्रोटीन को सल्फर बढ़ा देती है। तो यह एक फंगीसाइड है। बाकी फर्स्ट खाद पर सल्फर का आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। एसएसपी पर भी सल्फर की मात्रा होती है, जो हमारी फसलों को काफ़ी अच्छी मात्रा पर सल्फर उपलब्ध करा सकती है। तो इन 3 स्प्रे के बारे में हमने बात करी, जो आवश्यकता अनुसार। अब ऐसा नहीं है कि हमने 3 स्प्रे के बारे में बात कर ली, अब 3 स्प्रे आप उठाकर स्प्रे कर देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आवश्यकता अनुसार अपनी फसल का ऑब्जर्वेशन करें। यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि आप कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो इंसेक्ट आइडेंटिफाई पर हमने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल के बाद खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि हम प्रॉपर सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो ना कोई पीलापन की समस्या आएगी और ना ही हमारी फसल एकदम बढ़वार कम होगी, बल्कि हरी भरी अच्छी बढ़वार और सदाबहार फसल देखने के लिए यदि मिले तो इसके लिए सही समय पर सही तत्वों की पूर्ति करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूंग की फसल पर जो खाद का शेड्यूल है, यदि हम सही समय पर सही पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब आपको तो पता ही होगा कि जो दलहनी फसलें होती हैं, खासकर तिलहनी फसलें और दलहनी फसलें, और खासकर जो मूंग की फसल होती है, इसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं। इससे क्या होता है? इससे होता है कि नाइट्रोजन, जो जड़ें होती हैं राइजोबियम की गांठें, नाइट्रोजन उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी उपलब्ध कराता है। तो ज़्यादा हमको नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं पर हमने देखा है कि थोड़ा सा यदि हम यूरिया के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं, हल्की फुल्की मात्रा, संतुलित मात्रा, तो थोड़ा सा फायदा और बूस्टिंग मिल जाती है। तो केवल मूंग की फसल पर एक खाद देने की आवश्यकता, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो खाद हैं वो बेसल डोज के रूप में दे दी हैं। लेकिन जब हमारी फसल 15 दिन से लेकर 20 दिन के आसपास अराउंड में होती है तो इस समय एक खाद आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपको मिक्स करना है यूरिया और उर्वरक खाद 15 किलोग्राम। जी हाँ, ज़्यादा नहीं, केवल 15 किलोग्राम। और इसके साथ आपको सल्फर लेना है। अब 90% वाली सल्फर लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 किलोग्राम 90% वाली WDG फॉर्म में आती है सल्फर, और आपको इसके साथ मिलाना है यूरिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं, केवल इन दोनों का प्रयोग करें। 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से आपकी जो फसल है बहुत ही अच्छी बढ़वार लेगी, ग्रीननेस बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मोज़ेक वायरस, पीला मोज़ेक वायरस। देखिए मूंग की फसल पर काफ़ी किसान तो इसलिए नहीं करते हैं मूंग की खेती, उड़द की खेती और सोयाबीन की खेती, क्योंकि इस फसल पर मोज़ेक वायरस काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो इसके लिए देखिए मोज़ेक वायरस के लिए तो ज़रूरी है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस वैरायटी को आपको लगाना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। और यदि मोज़ेक वायरस हल्का फुल्का है तो उसके लिए फैलाने का काम करती है रस चूसक कीट, थ्रिप्स, माइट्स, खासकर वाइट फ्लाई। सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए एसिटाइमप्रेट का आप स्प्रे कर सकते हैं, थाइमोथॉक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं, पायरिप्रॉक्सीफेन का स्प्रे कर सकते हैं, SLR 525 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि कोई भी आप चाहो तो BASF कंपनी की सैफीना से भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। लेकिन आपको लग रहा है कि सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर SLR 525 के साथ आप एसिटाइमप्रेट 20% SP को मिलाकर भी स्प्रे कर देंगे तो आसानी से एकदम सफ़ेद मक्खी साफ़ हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो मोज़ेक वायरस को कंट्रोल करना है तो प्रॉपर हल्के फुल्के स्प्रेइंग शेड्यूल चलाते रहें, ताकि जो रस चूसक कीट हैं, और हाँ इनको रस चूसक कीटों को कंट्रोल तो करना ही है, साथ में एक टॉपिक और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि साफ़ सफाई। यदि खेत के चारों साइड खरपतवार हैं, फसल में खरपतवार हैं, तो मज़दूरों की मदद से या फिर खरपतवार नाशक का उपयोग करके, चुनाव करके भी स्प्रे करें। साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मोज़ेक वायरस को आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्पादन यानी प्रोडक्शन। तो 1 एकड़ में मूंग का जो उत्पादन है वो 6 से लेकर 8 क्विंटल तक आप पैदावार निकाल सकते हैं। एक एवरेज 6-7 क्विंटल ही किसान भाई निकाल पाते हैं, लेकिन सही समय पर सिंचाई, सही समय का चुनाव करना है, सही दवाइयों का प्रयोग करना है। यदि फल फूल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। और यदि फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी क्रॉप है और फ्लावर अच्छे तो आए हैं लेकिन फूल से फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हल्की मात्रा पर, चाहे चमत्कार ले रहे हैं, लेहुसिन ले रहे हैं, गोदरेज की डबल ले रहे हैं, या फिर कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को ले रहे हैं, चाहे प्लानोफिक्स को ले रहे हैं, कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं। स्टार्टिंग पर ज़्यादा महंगे कीटनाशक स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हल्के रेंज के, हल्के टेक्निकल जो बेस कीटनाशक आते हैं, इंसेक्टिसाइड आती है, उनका ही स्प्रे करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब हमारी फसल थोड़ी बड़ी हो, फलियों की स्टेज पर हो, फलियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप हो, तो कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अदामा की फैलेथोरा आती है, सिजेंटा कंपनी की एम्प्लिगो आती है, अदामा इंडिया कंपनी की बाराजाइट आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरेंट्रा नीली प्रोल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जो एक कीटनाशक आती है फ्लुवेंडियामाइड, जी हाँ फ्लुवेंडियामाइड बायर कंपनी की फैम का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। इससे लगने वाली हैवी से हैवी इल्ली का प्रकोप है तब आपको स्प्रे करना कोई एक कीटनाशक, और कोई कीटनाशक के साथ हल्की फुल्की फंगिसाइड मिलाने से लगने वाले फंगस आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी रही बात लाइफ साइकिल की, तो थोड़ा सा समय के हिसाब से, ड्यूरेशन वैरायटी के हिसाब से निर्धारित होती है। बाकी लगभग सभी जो किस्में हैं 60 दिन, 65 दिन, 62 दिन में एकदम तैयार हो जाती हैं। और सिंचाई लगभग 10-10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और ख़ासकर दोस्तों आपको बता दें कि जो भूमि होती है, अब हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई, और थोड़ा सा काली दोमट भारी भूमि है तो ऐसी भूमि पर थोड़ा सा अंतर को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी चाहिए। मूंग की फसल पर गर्मियों के दिनों पर ट्रेस कई प्रकार का आता है। तो जैसे मौसम का उतार चढ़ाव, अचानक बरसात हो गई या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो गई है, कई प्रकार के ट्रेस होते हैं। चाहे आपने समय में खाद सिंचाई नहीं दी तो कई प्रकार के ट्रेस होते हैं, तो सही समय पर सही सिंचाई करनी है। और ट्रेस पर आपकी फसल है तो इसके लिए एक टॉनिक आती है, आयशा एग्रो की CF-10 10L टॉनिक आती है। यदि आपको लग रहा है कि एकदम हमारी जो मूंग की फसल है दोपहर के समय बिल्कुल पत्ते लटक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेस में है, एकदम बढ़वा नहीं ले रही, तो ऐसी कंडीशन पर दोस्तों आप इजीली इस टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 30 ml लेना है और बस मात्र इसको स्प्रे कर देंगे तो फिर बहुत ही अच्छी आपकी क्रॉप पर रिकवरी देखने के लिए मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने मूंग की खेती और मूंग की फसल से जुड़ी संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर कोई भी जो सवाल हैं या फिर कोई भी टॉपिक बच गया हो तो कमेंट सेक्शन खाली है। हम एग्रीकल्चर संबंधित आए दिन वीडियो बनाते रहते हैं और मूंग की फसल पर और भी आने वाली सीरीज पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बीमारी आएंगी, और खरपतवार की रही बात कि पोस्ट इमरजेंट में कौन सी खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए 20-25 दिन में, तो कमेंट आएंगे तो इस टॉपिक पर भी बहुत जल्द वीडियो बन जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।